हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है कि हम पहले लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। हमारी जो पहली क्लास थी उसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, 10 अति लघुतरात्मक थे और 2 उसमें लघुतरात्मक थे। आपके एग्जाम के अंदर से भी इतना ही पूछा जाएगा पहले लेसन से। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज का हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है, कल हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे पहली क्लास के अंदर। ये जो दूसरी क्लास है इसके अंदर हम करेंगे 12 क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? कि उस गुप्त शासक का नाम बताना है जिसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो लगभग सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो इसका आंसर है कुमारगुप्त। जिस किसी को भी इस क्वेश्चन पर लगता है कि हाँ मेरा गलत हुआ, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कुमारगुप्त रहेगा। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब और किसने की थी? देखो वैसे तो हमारा जो पहला लेसन है वो 3 भागों में बंटा हुआ है। पहला महाजनपद काल है, दूसरा है प्रमुख वंश जिसमें मौर्य वंश भी आता है, शुंग वंश आता है, सातवाहन वंश है, गुप्त वंश है, प्रतिहार वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, पाल वंश है, पल्लव वंश है, चोल वंश है। ये कुछ प्रमुख वंश हैं जिनके द्वारा भारत पर शासन किया गया था। हमारा यहाँ क्वेश्चन था कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब और किसने की थी। देखो क्वेश्चन एक है, हमने आंसर इसके 2 देने हैं। सबसे पहला आता है कब हुई थी। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना थी वो 736 ईस्वी के अंदर की गई थी। अब बात आती है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर रहेगा दंती दुर्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग हो जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना थी 736 ईस्वी के अंदर दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। अब चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा का जो सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका जो निर्माण था वो किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासक, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एलोरा का सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर, इसका निर्माण राष्ट्रकूट प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आता है 16 नंबर। ह्वेन सांग किस शासक के समय भारत आया था? ह्वेन सांग जो कि एक चीनी यात्री था, भारत के अंदर आया था। ये जो था किस शासक के समय आया था, तो इसका आंसर रहेगा हर्षवर्धन। वर्धन वंश के 3 राजा आपने पढ़े हैं, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, जिसमें हर्षवर्धन इन तीनों राजाओं में प्रमुख महान प्रतापी राजा होता है वर्धन वंश का, और इसकी मृत्यु के साथ ही वर्धन वंश भी समाप्त हो जाता है। और इसके शासन काल में ही जब वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया जाता था, एक महान धार्मिक सम्मेलन आयोजित करवाया जाता था, तो उस समय छठे सम्मेलन के अंदर चीनी यात्री फायान भारत आया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? सबको पता है स्टूडेंट इसका आंसर। इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसको भी नहीं पता वो ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, इसका आंसर क्या होगा। इसकी जो रचना थी वो की गई थी हरिसेन के द्वारा। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अब इस इलाहाबाद प्रशस्ति को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। देखो हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी, लेकिन इलाहाबाद में स्थापित होने के कारण इसे इलाहाबाद प्रशस्ति कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो इसका आ जाएगा समुद्रगुप्त। अब आपसे पूछ ले कि प्रयाग प्रशस्ति से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो हमें मिलती है समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। शक संवत कब और किसने चलाया था? शक संवत की जो शुरुआत थी ये हुई थी 78 ईस्वी में।
शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी के अंदर हुई थी और इसकी शुरुआत की गई थी कनिष्क के द्वारा। ये जो कनिष्क था भारत के अंदर विदेशी शासक था, विदेशी शक्ति थी जिनके द्वारा भारत पर शासन किया गया था। ये जो कनिष्क था कुषाण वंश का राजा था। कनिष्क कुषाण वंश का प्रतापी राजा था भारत के अंदर, जिसने अपने शासन काल के अंदर भारतीय संस्कृति परंपरा को अपना लिया था और 78 ईस्वी के अंदर जब ये राजा बना था तभी इसने एक नए संवत की शुरुआत की थी। इससे पहले आपने गुप्त संवत भी पढ़ा है और एक विक्रम संवत भी पढ़ा है। इसके अलावा एक तीसरा कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? 78 ईस्वी आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्यिक रचनाएं बतानी है कि हर्षवर्धन के द्वारा किन किन की रचना की गई, कौन कौन से साहित्य लिखे गए थे। तो सबसे पहला आ जाएगा इसके अंदर नागानंद। हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद की रचना की गई। दूसरी इसमें आ जाएगा रत्नावली और तीसरी इसमें आ जाएगा प्रियदर्शिका। तीसरी साहित्यिक रचना कौन सी हो जाएगी इसकी? प्रियदर्शिका। ये तीन रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई थी, तैयार की गई थी? वो की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? मैंने आपको पहली ही क्लास में कहा था कि आप 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियों को याद करें। जिसने भी अभी तक याद नहीं की हैं तो मैं उनसे सभी से कहूँगा, उन स्टूडेंट से जो जल्दी से जल्दी इन 16 महाजनपदों को याद करें और उनकी राजधानियों को। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से भी कैसे भी पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ देखेंगे अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या होगी? चंपा। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। इसके अलावा आता है 21 नंबर क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? लगभग सबको पता है मौर्य वंश का अंतिम शासक। मैं यहाँ पे ये भी पूछ सकता हूँ आपसे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? हमने डिस्कस किया भी हुआ है, आप सबको पता है, क्लास के अंदर आपके अध्यापकों के द्वारा आपको बताया गया होगा। बट आपने ध्यान रखना है अगर मौर्य वंश की स्थापना आ जाए तो किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य लिखना है वहां पे, सीधा चंद्रगुप्त मत कर देना। चंद्रगुप्त तीन आ जाते हैं आपकी बुक के अंदर, एक तो आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, एक चंद्रगुप्त प्रथम और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आपको नहीं पता, डाउट, सबसे बड़ा डाउट आपने यहीं से ही दूर करना है कि मौर्य वंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब बात यहाँ क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था? अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक आ जाएगा वृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? वृहद्रथ है। इसकी हत्या इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कौन सी उपाधि ग्रहण की गई थी? गुप्त वंश का ये राजा है, गुप्त वंश का ये राजा है। इसी चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। अब क्वेश्चन था इसने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो इसका आंसर रहेगा महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कौन सी उपाधि ग्रहण की गई थी? महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की गई थी। ये थे हमारे एक एक नंबर वाले 10 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आपने इन्हें अच्छे से समझना है, याद रखना है। कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, हम उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। अब चलते हैं हम 4 नंबर के क्वेश्चन पर। कल भी हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने पहली क्लास के अंदर, आज भी हम 2 क्वेश्चन लेकर के चलेंगे कि मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था को बताना है कि मौर्यकालीन जो प्रांतीय व्यवस्था है वो कैसी थी, कितने भागों में बंटी हुई थी, प्रांतों का अधिकारी कौन होता था, प्रांत किस में बंटे होते थे, उसे क्या कहते थे, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा साम्राज्य होता है। अब ये जो साम्राज्य है इस पूरे साम्राज्य को संभालने के लिए राजा क्या करता है? इसे टुकड़ों में बांट देता है। जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश को संभालने के लिए, चलाने के लिए क्या किया गया? भारत को राज्यों में बांटा गया। उसी तरह यहाँ ये जो मौर्य साम्राज्य था इसे किस में बांटा गया? प्रांतों में।
और उन प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये जो प्रांत थे ये किस में बंटे हुए थे? ये बंटे हुए थे विषयों में। ये किस में बंटे हुए थे? विषयों के अंदर बंटे थे। विषय किस में बंटे थे? जिलों में बंटे थे। ठीक है, विषय किस में बंटे थे? जिलों में बंटे हुए थे। इसके अलावा भी जिलों को भी स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे ग्रामों में विभाजित किया गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो ग्राम पंचायत। सबसे पहले हम साम्राज्य की बात करें। साम्राज्य जो था इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? सम्राट होता है, राजा खुद होता है। अब बात आती है प्रांतों की। देखो सबसे पहले तो आपको 5 प्रांत पता होना चाहिए कौन कौन से। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ 5 प्रांतों के। पहला प्रांत आ जाएगा यहाँ पे उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी क्या हो जाएगी? तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी क्या हो जाएगी? तक्षशिला हो जाएगी। अब आता है दूसरा प्रांत। दूसरा प्रांत हो जाएगा मध्य देश। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। इसके बाद आएगा तीसरा। तीसरा हो जाएगा इसके अंदर दक्षिणापथ। इसकी हो जाएगी राजधानी सुवर्णगिरी। देखो ध्यान में रखना है आपने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था को समझाना है। पहली पहला प्रांत आ जाएगा उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला है। दूसरे मध्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। तीसरा दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी है। और चौथा आ जाएगा इसके अंदर अवंती जिसकी राजधानी है उज्जैनी। ठीक है, और लास्ट आ जाएगा इसमें पांचवा कलिंग। कलिंग की राजधानी होगी तोशली। कलिंग की राजधानी क्या हो जाएगी? तोशली। ये 5 प्रांत जिसमें मौर्य साम्राज्य बंटा हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन पांचों प्रांतों का जो अधिकारी होता था वो आर्यपुत्र कहलाता था। इन पांचों प्रांतों का अधिकारी कौन होता था? सबसे बड़ा आर्यपुत्र या कुमार। राजा का उत्तराधिकारी होता था ये। देखो साम्राज्य की बात आ जाए तो सबसे बड़ा कौन होगा? सम्राट होगा। प्रांतों को अगर हम प्रांतों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? आर्यपुत्र या कुमार होगा जिसे उत्तराधिकारी कहते हैं। अब बात आई थी यहाँ पे विषयों की। ये जो विषय है, विषयों का अधिकारी होता है विषयपति। विषयों का अधिकारी कौन होता है? विषयपति होता है। और जिलों का अधिकारी कौन होता है? स्थानिक स्तर के होते हैं, स्थानिक। इसके अलावा जो विषयपति होता है वो किसके अधीन होता है? स्थानिक। स्थानिक जो होता है वो राज्य प्रादेशिक इन सभी छोटे छोटे ग्रामों की देखरेख करने वाला, उनकी जांच करने वाला प्रमुख अधिकारी होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था जिसके अंदर हमने मौर्य काल की प्रांतीय व्यवस्था को देखा कि वो कितने भागों में बंटी हुई है। अब हम बात करते हैं, हमारा आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा गुप्तकालीन समाज। कि गुप्तकालीन समाज किस प्रकार का था? गुप्तकालीन समाज के अंदर महिलाओं को किस प्रकार के अधिकार दिए गए थे? इसके अलावा महिलाओं की स्थिति कैसी थी, या गुप्तकालीन समाज किस प्रणाली पर आधारित था, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो गुप्तकालीन समाज था वो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। किस पर आधारित था वो? वर्णाश्रम व्यवस्था। अब वर्णाश्रम व्यवस्था तो सबको ही पता होती है। वर्ण आश्रम यानी कि 4 वर्णों की बात की जा रही है यहाँ पे। 4 वर्ण आप सबको पता है कौन कौन से होते हैं। पहला आ जाएगा इसके अंदर ब्राह्मण। पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये 4 वर्ण जिस पर गुप्तकालीन समाज आधारित था। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्राह्मण का क्या कार्य होता था। देखो ब्राह्मण को समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, आज भी दिया जाता है और गुप्तकालीन समाज में, गुप्त काल में भी दिया जाता था। प्राचीन समय में भी ब्राह्मण को उच्च स्थान दिया जाता था। ब्राह्मण का कार्य होता था अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, अध्यापन करवाना, इसके अलावा दान देना और दान लेना, दोनों ही काम होते थे ब्राह्मण के द्वारा। इसके अलावा ब्राह्मण का मुख्य कार्य होता था यज्ञ करना। ये सभी कार्य किसके होते थे? ब्राह्मण के होते थे। क्षत्रिय का कार्य क्या होता था? अपनी प्रजा की सुरक्षा,
अपने राज्य की सुरक्षा। वैश्य का क्या कार्य होता था? एक व्यापारी के रूप में कार्य करता था, व्यापार करता था ये। और शूद्र का क्या कार्य होता था? इन तीनों वर्गों की सेवा करना, तीनों वर्गों की सेवा करना। ये किसका कार्य होता था? शूद्र का कार्य होता था। इसके अलावा अगर हम बात करें समाज में महिलाओं की स्थिति की, कि समाज के अंदर जो महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया था, समाज में जो महिलाएं थी इन्हें संपत्ति का भी अधिकार दिया गया था, कि अपने पति की संपत्ति पर किसका अधिकार माना जाता था? स्त्री का अधिकार माना जाता था, स्त्रियों को अधिकार दिया गया था। इसके अलावा स्त्रियों को यह भी अधिकार दिया गया था कि वे अपने पति के समान यज्ञ में आहुति प्रदान कर सकती थी। स्त्री शिक्षा का भी प्रचलन था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि गुप्तकालीन समाज में पर्दा प्रथा नहीं होती थी, कि आज का हम देखते हैं कि कुछ समाज ऐसे हैं जिसमें पर्दा प्रथा, घूंघट निकालने की प्रथा होती थी, तो गुप्त काल में ऐसी कोई भी प्रथा नहीं थी। इसके अलावा गुप्त काल के अंदर 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन था, 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन था। और इसके अलावा प्रत्येक विधवा महिला को पुनर्विवाह का भी अधिकार दिया गया था, कि गुप्तकालीन समाज के अंदर एक ऐसी स्त्री जिसकी पति की मृत्यु के पश्चात उसे पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया था, उस विधवा को अपना नया जीवन संवारने के लिए, अपने नए जीवन को सुधारने के लिए, एक नई दिशा प्रदान करने के लिए ये अधिकार दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं आपको एक आज काम दे रहा हूँ जो अपने कल डिस्कस करेंगे, या हमारी जो तीसरी क्लास होगी हम उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आपने सबसे पहले तो भारत का मैप तैयार करना है, भारत का मैप तैयार करना है। अगली वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, आपको क्वेश्चन दूंगा जिसके अंदर आपने भारत के अंदर जितनी भी सूती वस्त्र की मिलें हैं, जितनी भी सूती वस्त्र की मिलें हैं, उन सभी को आपने डिस्कस करना है, याद करना है। मैप की आपने क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है जितनी भी ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो ये रहेगा आपके लिए कल का काम, कल का आपके लिए ये होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर, तब तक आप अपने इस टॉपिक को क्लियर करें। थैंक यू।